हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएसएस। आज हम आपको अपने इस वीडियो में महान्यायवादी एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताएंगे। उनसे प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को देखने का यहाँ प्रयास करेंगे तथा उनकी व्याख्या भी करेंगे। हमने आपको महान्यायवादी महालेखा परीक्षक के बारे में महान्यायवादी के बारे में भी नहीं बताया है। महालेखा परीक्षक यानी CAG के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आप को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, साथ ही आई बटन पर भी लिंक दे देंगे। आप वहां से जाकर उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। उसके साथ ही महान्यायवादी के बारे में भी वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तो आज हम प्रश्नों के बारे में बताएंगे तथा उनकी व्याख्या भी करेंगे जो इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है इनमें से कि जिसकी सदस्यता संसद में नहीं है, संसद का वो सदस्य नहीं है, उसके बावजूद वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठकों में भाग लेता है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है? भारत का महान्यायाधिकर्ता, ये होता है आपका सॉलिसिटर जनरल, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी। तो जिसमें जो भारत का महान्यायवादी है ये आपके संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग लेता है। ठीक है, तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इनके बारे में हम जान लेते हैं महान्यायवादी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। अनुच्छेद 76(1) में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्यता रखता है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 76(2) क्या कहता है कि महान्यायवादी भारत सरकार का क्या होगा? विधि अधिकारी है। उसका कर्तव्य ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा देना है या सलाह देना है जिसे राष्ट्रपति भेजे या जिसे राष्ट्रपति भेजता है या उसे सौंपता है। यदि राष्ट्रपति उससे कोई जवाब मांगता है तो देगा। अगर कोई मामला सौंपता है कि आपको इस मुकदमे को देखना है तो उसको जो है महान्यायवादी देखता है। आगे है अनुच्छेद 76(3). 76(3) में क्या कहा गया है कि उससे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। मतलब भारत की सीमा के अंतर्गत जितने भी न्यायालय आते हैं उसमें उसे सुनवाई का अधिकार होगा यदि वह अपने महान्यायवादी के कर्तव्य का पालन कर रहा है तो उस दौरान उसे सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 76(4) क्या कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब राष्ट्रपति की जब तक उस पर दया दृष्टि कृपा बनी रहेगी तब तक वह अपने पद पर आसीन रहेगा। ठीक, उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि इसे महाभियोग द्वारा यानी किसी भी द्वारा हटाया जाएगा, नहीं, राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकता है। किसको? महान्यायवादी को। आगे अनुच्छेद 88 में क्या उल्लेख करता है? अनुच्छेद 88 जो उल्लेख करता है कि महान्यायवादी को संसद के किसी सदन में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होता। मतलब भाग लेगा लेकिन मतदान करने का उसे अधिकार नहीं होता। बोलने का भी अधिकार है, सुनने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होता। इस बात को आप समझिएगा। और अनुच्छेद 105 में इसकी कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो ये था आपकी व्याख्या। महान्यायवादी से जितने प्रश्न लगभग पूछे जाएंगे, अगर आप इस व्याख्या को अच्छे सुन लिए हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसी का प्रश्न है, घुमा फिरा के कैसे पूछा जाता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो सीधा सीधा महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी भाग लेता है और कोई नहीं। सॉलिसिटर जनरल नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल महान्यायवादी शब्द होगा। या अटॉर्नी जनरल रहे या महान्यायवादी शब्द का उल्लेख जहाँ पे किया रहे। अगला प्रश्न है, बिना संसद के सदस्य हुए निम्नांकित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? मतलब संसद का सदस्य नहीं लेकिन उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसको है? तो आपके भारत के महान्यायवादी को यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भाग लेने का अधिकार है। ये आपका प्रश्न 3 है। देखिए, सॉलिसिटर जनरल को नहीं है, मैंने आपको बताया था प्रमुख कानूनी सलाहकार हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल को नहीं है, केवल महान्यायवादी को ये है अधिकार प्राप्त। अगला है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है और कोई नहीं करता है।
अगला प्रश्न है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। तो मैंने इसको आपको CAG वाले चैप्टर में बड़े अच्छे से समझाया कैसे नियुक्ति की जाती है। तो क्या पहला ऑप्शन जो दिया गया, राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित वित्तीय कॉलेजियम द्वारा, संसद की लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, या संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अधिनियम है उसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आपके महालेखा परीक्षक की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के CAG कार्य करते हैं। तो आपका इस समय जो वर्तमान में CAG हैं वो मैंने आपको YouTube में जो प्रश्न देते हैं उसमें मैंने बताया है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। मुर्मू जी हैं, ठीक है। इसमें है भारत के CAG का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं भारत के CAG, आप देखेंगे नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, उसके अलावा फिर दिया गया है लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो इसमें आपका खा ऑप्शन सही है, लोक वित्त संरक्षक के रूप में आपके CAG जो हैं वो कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी ही भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका जो है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी के संबंध में आपको विचार करना है। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है आपका। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, तो ये भी आपका सही है। फिर उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कोई ज़रूरी नहीं सदन का सदस्य हो, सदन का सदस्य होता ही नहीं है। फिर उसके बाद है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं कोर्ट में 1 और 2, जो पहला ऑप्शन है आपका सही है। तो ये था आपके महान्यायवादी और आपके CAG से संबंधित प्रश्न। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।